हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 10 यानी क्लास 10th साइंस का जो पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस पूरे चैप्टर को आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो भी A to Z दिया गया वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यानी इस लेक्चर के बाद में आपको इस चैप्टर में और कुछ अतिरिक्त पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, तो हम बहुत ही डिटेल से इस चैप्टर को शुरुआत से आखिरी तक पढ़ेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बेटा बात करते हैं चैप्टर जो हमारा है फर्स्ट, और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और इस चैप्टर में जो पहली हेडिंग है वो हमारी है रासायनिक अभिक्रिया। यानी बेटा रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ जैसे अभिकारक पारस्परिक क्रिया करके नए पदार्थ यानी उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बेटा रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि भाई एक या एक से अधिक पदार्थ होंगे और वो आपस में क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, और अभिक्रिया करने के बाद में एक नया पदार्थ बनाएंगे जो कि उत्पाद होगा, ठीक। इसी को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में जैसे भोजन को पकाना है ना, भोजन जब पकता है तो पहले भोजन में क्या होता है भाई, आप सब्जी डाल देते हो, है ना, नमक डाल देते हो, मिर्चा डाल देते हो, उसमें और भी कई सारी चीजें मिलाते हो, और मिलाते हो तो उस टाइम पे वो सब्जी नहीं बनती है। लेकिन जब क्या करते हो, उसको गर्म करते हो, और गर्म करने के बाद में एक स्वादिष्ट व्यंजन यानी एक स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ठीक है। इसका यहां तक समझ में आया कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। जैसे जो श्वसन होता है उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। दूध से दही बनना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है ना भाई। इसमें होता क्या, रासायनिक अभिक्रिया तो हो रही कि भाई पहले दूध था, अब दूध से क्या हुआ, उसके अंदर कोई प्रक्रिया हुई और उस प्रक्रिया के बाद में क्या बन जाता है, वहां पे दही बन जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक जब रिएक्शन करेंगे और अभिक्रिया यानी रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाते हैं, एक नई चीज बनाते हैं जिसे हम उत्पाद बोलते हैं। इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि हमेशा एक नया पदार्थ बनेगा, ठीक है। जब कोई भी अभिकारक अभिक्रिया करेगा तो इसमें क्या होता है, नया अभिकारक बनता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं बेटा, तो देखो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो यहां पर क्या बनेगा, H2O बनेगा, यानी पानी बनना है ना। तो यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम की, देखो भाई मैग्नीशियम की रिबन होती है, और जब हम उसको क्या करते हैं, जलाते हैं, तो मैग्नीशियम की रिबन अगर हम जलाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है। तो यहां दो या दो से अधिक, यहां पर क्या है, यहां पर भी दो अभिकारक हैं, ठीक है, और यहां पर भी दो अभिकारक हैं, ठीक है। और ये दोनों अभिकारक क्या कर रहे हैं, रिएक्शन यानी अभिक्रिया करने के बाद में एक उत्पाद बना रहे हैं, ठीक। तो ये है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। यहां तक समझ में आया होगा बेटा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यहां पर जैसे और उदाहरण है भोजन का पकना, श्वसन, इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, और दूध से दही बनना, ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं, ठीक। यहां तक समझ गए। अब आप बात करेंगे बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। अब देखो जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी बेटा तो वहां पर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जैसे पहला परिवर्तन है कि अवस्था परिवर्तन। अवस्था कॉमन सी बात है, अवस्था परिवर्तित हो जाएगी भाई, पहले कुछ और था बाद में कुछ और बनना है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर क्या है कि बेटा ये मैग्नीशियम है, पहले मैग्नीशियम था, अब ये ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा, जब ये बर्न होगा, जब ये जलेगा ऑक्सीजन के, जब मैग्नीशियम को जलाएंगे तो यहां पर क्या बनना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन था और यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन था, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया तो यहाँ पर क्या बन गया बेटा, पानी बन गया। तो यहाँ पर अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, पहले दूध सा, फिर दूध से क्या बन गया, दही बन गया। तो अवस्था का तो परिवर्तन होगा। तो कभी भी कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी बेटा तो वहाँ पर क्या होगा, अवस्था का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। भाई अगर अवस्था का परिवर्तन ही नहीं होगा तो वो रासायनिक अभिक्रिया होगी नहीं, होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती है।
भाई रासायनिक अभिक्रिया तभी तो हम जान पाते हैं कि दो चीज़ों की हमने क्या करा, यहाँ पर क्या करा, दो चीज़ें ले ली कि भाई हमने माना यहाँ पर ए ले लिया और बी ले लिया और उसके बाद में यहाँ पर सी बनना है, तभी तो रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब हम मान लेते हैं ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं और फिर से यहाँ पर ए प्लस बी बनना है। इसका मतलब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो ही नहीं रही, क्योंकि ए बी लिया था, ए बी बन गया, तो मतलब यहाँ पर कोई नई चीज़ तो बन नहीं रही, किसी भी प्रकार का कोई अवस्था में भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, अवस्था का परिवर्तन होगा। ए बी ले लिया, सी एक नई चीज़ बन गई, तो यह अवस्था का परिवर्तन हो गया। आगे देखो रंग परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जब अभिकारक अभिक्रिया करते हैं और जब उत्पाद बनता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो अभिकारक का रंग होता है उससे अलग रंग का उत्पाद बनता है। यानी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन देखने को मिलता है। ये बढ़िया सा एग्जाम्पल है। तापमान में परिवर्तन। अच्छा, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसके बाद में क्या होता है, उनके तापमान में बढ़ोतरी होती है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, हर एक रासायनिक अभिक्रिया में हम नहीं कह सकते कि तापमान का मतलब तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पर बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाला परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे गैस का उत्सर्जन। अब गैस का उत्सर्जन क्या होता है, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और उसके बाद में उसमें क्या निकलती है, गैस निकलती है। तो ये चीज़ तो आप जानते हो कि रासायनिक अभिक्रिया होगी, कहीं गैस निकलेगा, कहीं कुछ निकलेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, यानी उदाहरण है किसके, रासायनिक अभिक्रिया के। तो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवस्था का भी परिवर्तन होगा, रंग का भी परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा बेटा, और भी कई सारे चेंज आपको देखने को मिलेंगे। समझ गए भाई, अभिक्रिया हो रही तभी तो परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर रासायनिक अभिक्रिया ना होती तो आपको परिवर्तन कैसे देखने को मिलता। अरे भाई, जब कोई काम ही नहीं हो रहा है तो दिखेगा कैसे। अगर आपने कोई काम किया है तो आपको दिखेगा। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा। पर अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई नहीं तो क्या होगा, कोई नई चीज बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है, उसके बाद में बेटा बात करते हैं अभिकारक क्या होता है। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक। और उत्पाद क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक से मिलकर होता है। अब समझो, जैसे यहाँ पर हमने एक उदाहरण ले लिया कि यहाँ पर मैग्नीशियम ले लिया और इसको हमने बर्न किया, मतलब जलाया। तो जब जलाएंगे तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बेटा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, बैलेंसिंग कंप्लीट कर लेते हैं, 2 इधर कर दो, 2 इधर कर दो। ठीक, तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर क्या है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो तीर के इस साइड वाला जो मतलब इधर वाला भाग है, इसी को बोलते हैं अभिकारक बेटा। क्या बोलेंगे, अभिकारक। ठीक, अभिकारक हो गया, समझ गए। और यही अभिकारक जब अभिक्रिया करते हैं, जब ये रिएक्शन करते हैं, तो तीर के उस साइड यानी गिब्स के उस साइड यहाँ पर बना है 2MgO, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक से हुआ है वो क्या कहलाते हैं बेटा, उत्पाद कहलाते हैं। तो यहां तक समझ में आया कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है, एक चीज मैं और आपको बता दूं, जैसे आपको पूछा जाए कि तनु विलयन क्या होता है, तनु विलयन। तो तनु विलयन का मतलब होता है कि तनु मतलब पतला। जैसे हमने ले लिया HCl, जैसे हमने एक कटोरा ले लिया और इसमें ले लिया हमने सपोज करो H2SO4। ठीक, तो H2SO4 का तनु विलयन कैसा होगा कि जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कम हो, तो वो तनु यानी पतला विलयन। और साथ ही साथ आता है बेटा सांद्र, कि सांद्र विलयन क्या होता है। तो सांद्र विलयन वो विलयन होता है बेटा जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या हो, जिसमें H2SO4, जैसे H2SO4 का सांद्र विलयन है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का जो मात्रा हो ज्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो, यानी गाढ़ा हो विलयन। जब बहुत ज्यादा गाढ़ा हो तो वो हमारा सांद्र विलयन कहलाता है। यहां तक बेटा समझ में आया, आगे चलते हैं। देखो अब हम बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ ली, अब रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो देखो बेटा, रासायनिक समीकरण क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है।
रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा, अभी तक रासायनिक अभिक्रिया, पर उस रासायनिक अभिक्रिया को आपको अगर कहीं दिखाना है तो उसको निरूपित भी तो करोगे, दिखाओगे कैसे? तो उसको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखाते हैं। अब जैसे रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को पहले समझो, रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसको रासायनिक समीकरण के द्वारा हम निरूपित करते हैं, यानी उससे हम प्रदर्शित करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? और रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद को हम प्रतीकों के द्वारा क्या करते हैं? प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, यानी उनको दिखाने के लिए हम प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और प्रतीकों के साथ साथ उनकी अवस्था का भी हम ध्यान रखते हैं। भाई अवस्था का भी ध्यान रखेंगे। जैसे देखो, अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अगर जल रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ये कॉमन सी बात है, ये चीज समझ में आई। पर उसको रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे निरूपित करेंगे? तो जैसे मैग्नीशियम क्या होता है? Mg, ठीक। ऑक्सीजन क्या होता है? O2O, ठीक। तो इसको ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं तो यहां पर क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर प्रतीकों के साथ साथ अवस्था को भी दर्शाया जाता है। तो अवस्था को कैसे? जैसे Mg, ये यहां पर ब्रैकेट में S लिखा है, S मतलब ये सॉलिड है, सॉलिड का मतलब ये ठोस अवस्था में है। और यहां पर बना हुआ है क्या? O2, तो O2 क्या है? ये गैसेज अवस्था में है। तो साथ ही साथ यहां पर क्या कर रहे हैं कि प्रतीकों के द्वारा और साथ ही साथ हम रासायनिक समीकरण में उसकी अवस्था के द्वारा भी इसको प्रदर्शित करते हैं। समझ में? अब चलो, अब आता है बेटा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। कुछ रासायनिक समीकरण दी जाएंगी और आपको उनको संतुलित करना है। अगर आपको संतुलित करना नहीं आता तो मैंने इसी चैनल पर आप सर्च कीजिएगा क्लास 10th केमिस्ट्री बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय आशीष, क्लासेस पीसीएम पीसीबी बाय आशीष सर, तो आपको मिल जाएगा। देखो, जैसे यहाँ पर कुछ रिएक्शन दी गई है और इनको हमें क्या करना है बेटा? बैलेंस करना है। ठीक, अब देखो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो मतलब टोटल हाइड्रोजन इधर कितना है? 3। इधर देखो, इधर कितना है? हाइड्रोजन 2, ठीक, मतलब हाइड्रोजन डिसबैलेंस है। ऑक्सीजन इधर कितना हो गया? 2 और 3 5। इधर कितना ऑक्सीजन हो गया? 3 2 6 और 1 7। अब देखो, अगर बेटा हम यहां पर 2 लगा दें, 2 कर दें, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड से पहले अगर हम 2 कर दें तो अब देखो ऑक्सीजन कितना हो जाए? 3 2 6 6 2 8 हो गया। इधर देखो ऑक्सीजन कितना होगा? 3 2 6, और अगर हम यहाँ पर 2 लगा दे तो कितना हो गया? अब ऑक्सीजन 8, यानी 8 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर भी 8 है और ऑक्सीजन इधर भी 8 हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस। चलो बात करते हैं हाइड्रोजन की बेटा। तो देखो हाइड्रोजन 2 2 4, ठीक, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी हाइड्रोजन इधर कितना है? 4 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है बेटा? 4 है। इट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन भी। अब देखो नाइट्रोजन कितना है? यहाँ पर N2 है, इधर भी लिख देंगे N कितना है? 2 है, इधर भी N कितना है? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके, कैल्शियम कितना है? कैल्शियम कितना है? यहाँ पर सिंगल है, इधर भी कैल्शियम कितना है? Ca सिंगल है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो देखो NaOH की रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ कराएंगे तो Na2SO4 और H2O बनेगा। कहानी समझो, सीधा सा पकड़ो, यहां पर सोडियम कितना है भाई? इधर सोडियम Na कितना है? 2, इधर कितना है? सिंगल। बिना सोचे समझे इधर 2 कर दो, बैलेंस। बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया। अब देखो ऑक्सीजन 4 और 2 कितना हो गया? 6, मतलब ऑक्सीजन इधर कितना है? 6। अब यहां पर देखो 4 और यहां पर अगर हम 2 कर दे तो कितना हो गया? 6। हाइड्रोजन देखो 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 2 4, सल्फर सिंगल, सल्फर सिंगल, खत्म कहानी। रिएक्शन बैलेंस हो गई, चुटकियों में बैलेंस हो गई, है ना? तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। थर्ड नंबर रिएक्शन देखते बेटा, NaCl सोडियम क्लोराइड AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पर क्या बनेगा बेटा? यहां पर इधर हो जाएगा HCl, कर लो यहां पर, ये हो जाएगा यहां पर HCl। ठीक, देखो
इधर पर सिल्वर कितना सोडियम कितना है 2, तो यहाँ पर सोडियम कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब देखो कुछ तो यहाँ पर डिसबैलेंस हो रहा है, यहाँ पर ये रिएक्शन कुछ तो गलत हो रही, एक बार मैं देख लेता हूँ ये रिएक्शन है क्या। कुछ तो मिस्टेक थी। AgCl हाँ यहाँ पर था AgCl, हाँ ये गलत हो रही है, कुछ मिस्टेक ऊपर वाला नोट हो गया। यहाँ पर हो जाएगा AgCl और NaNO3, ये थी इक्वेशन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, वो ऊपर वाला लिख दिया था मैंने। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम सिंगल, क्लोरीन सिंगल और सिल्वर सिंगल, NO3 मतलब ये पहले से रिएक्शन बैलेंस दी गई थी। ठीक है, आगे देखो BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। ठीक, देखो पकड़ो यहाँ पर कैसे बैलेंस करेंगे। क्लोरीन इधर आपको 2 दिखा, इधर क्लोरीन 2 करना है हमें, तो हम बिना सोचे समझे क्या करेंगे, यहाँ पर 2 क्लोरीन बैलेंस हो गया, इतना हो गया। अब देखो क्लोरीन बैलेंस हो गया और क्या बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। ठीक है, Ba कितना हो गया, सिंगल हो गया, Ba सिंगल हो गया, SO4 हो गया, SO4 यानी ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, मतलब रिएक्शन बैलेंस हो गई। इस तरीके से आपको रिएक्शन बैलेंस करना है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं एक पूरा लेक्चर बना दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको केमिकल रिएक्शन ही बैलेंस करना सिखा दूंगा। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं। तो बेटा देखो रासायनिक अभिक्रियाओं की अगर हम बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी कुछ ये लिखी हुई हैं, जैसे पहली आ जाती है रासायनिक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक, दूसरी रासायनिक अभिक्रिया आ जाती है हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो ऊष्मीय वियोजन होता है, विद्युत वियोजन होता है और प्रकाशीय वियोजन होता है। ठीक, उसके बाद 3rd नंबर की बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बात करेंगे बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। और साथ ही साथ यहां पर 4th नंबर की बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बात करेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं इस लेक्चर में, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इस चैप्टर में कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। तो यहां तक आप नोट करो, फिर उसके बाद में जो रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन के प्रकार, उनको हम डिटेल में समझते हैं। तो इतना नोट कर लीजिएगा, मैं साइड हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखो नोट कर लिया होगा। अब यहां पर बात करेंगे प्रकारों की। ठीक, तो पहला जो आ जाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है बेटा, संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक क्या करते हैं, क्रिया करके एक सिंगल उत्पाद यानी एक उत्पाद बनाते हैं। मतलब अभिकारक तो एक या एक से अधिक होंगे, लेकिन जो उत्पाद बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, वो केवल एक उत्पाद बनेगा। उदाहरण के लिए समझे, जैसे कोयले का दहन। तो देखो कोयले का दहन, यहाँ पर ये कार्बन है और इसका हम क्या कराएंगे, दहन कराएंगे, यानी O2 होगा। तो जब इसका दहन होगा, यहाँ पर अभिकारक कितने, एक ये और एक ये है, यानी C+O2 दिया गया। देन उसके बाद में यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनना है यानी उत्पाद बनना है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनना। तो यहाँ पर उत्पाद कैसा बनना, सिंगल। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्रिया करें लेकिन उत्पाद सिंगल बने बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो या डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। अब देखो उसके बाद बेटा बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, इसी को हम वियोजन अभिक्रिया। मतलब क्या होगा कि अभिकारक एक होगा और उसको जब हम गर्म करेंगे तो वो एक या एक से अधिक उत्पादों में बदल जाता है। किसमें बदलेगा, उत्पादों में बदल जाएगा। तो ये वियोजन, कोई चीज वियोजित हो रही है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं बेटा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, सिंगल था, यानी अभिकारक एक था। पर जब ये टूटा तो यहाँ पर 2 उत्पाद बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन हो रहा है। ठीक है, आगे देखो। फिर उसके बाद में आ जाता है कि वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, यानी पर वियोजन यहाँ पर कई प्रकार से हो सकता है।
तो पहला है जैसे ऊष्मीय वियोजन, तो अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। मतलब अगर कोई अभिकारक है और उसको ऊष्मा दी जाए, मतलब उसको गर्म किया जाए, और गर्म करने पर अगर वो वियोजित हो रहा है, टूट रहा है दो या दो से अधिक उत्पाद में, तो वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, तो इसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। सेकंड नंबर है विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन में बेटा क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, यानी ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई अभिकारक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो टूट जाए, यानी वो वियोजित हो जाए, है ना। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है वाटर, H2O दिया गया, जल दिया गया, लिक्विड फॉर्म में है, और इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाहित किया जा रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही, तो यहाँ पर ये वाटर टूट जाएगा, किसमें, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, ये क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे बेटा विद्युत वियोजन। आगे चलते हैं। थर्ड नंबर जो आ जाता है वो आपका है बेटा यहाँ पर क्या, प्रकाशीय वियोजन। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। यानी अगर कोई अभिकारक है और उस पर अगर सूरज के प्रकाश पड़ रहा है तो वो टूट जाए तो उसको प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड, अगर सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होगा तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश की उपस्थिति में ये वियोजित हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बेटा बात करेंगे यहां पर विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है बेटा, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित, भाई कॉमन से विस्थापित कर रहा है, तो जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वही तो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करेगा। जैसे अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे दिया गया है यहाँ पर Fe आयरन दिया गया है, ठीक, लोहा दिया गया है। अगर हम लोहे की रॉड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं तो ये ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट की विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा और खुद कॉपर की जगह बैठकर FeSO4 बना लेगा। तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगला देख तो उसके बाद में आ जाता है बेटा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन मतलब इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन की प्रक्रिया होती है या 2 बार विस्थापन होता है। जैसे Na2SO4 और BaCl2, सोडियम सल्फेट और यहाँ पर BaCl2। तो यहाँ पर देखो ये सोडियम जो होगा वो इस क्लोरीन से विस्थापित हो जाएगा, है ना, और ये Ba जो होगा वो इस SO4, तो यहाँ पर BaSO4 बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। तो यहाँ पर द्विविस्थापित हो रहा है, यानी इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन हो रहा है। ठीक, अब चलो बेटा, अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करते हैं। तो रेडॉक्स का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब देखो यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो देखो बेटा उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन क्या होगा, घटेगा। या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा या फिर हाइड्रोजन त्याग रहा होगा, निकल रहा होगा, घट रहा होगा, तो ऐसी अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती। तो देखो यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये रिएक्शन कार्बन जब O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो यहाँ कार्बन जुड़ रहा है, इसलिए क्या है, यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया है। ऐसे ही यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया क्या होती बेटा, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन त्यागता है या घटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है ना। यानी उपचयन का उल्टा होगा अपचयन। जैसे CuO plus H2 gives Cu plus H2O। तो देखो यहाँ पर CuO है, लेकिन यहाँ CuO से क्या हो रहा है, Cu बन रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गायब हो रहा है, तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है। और यहाँ देखो सिंगल हाइड्रोजन है और इधर H2O हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये उपचयन हो रहा है। ये चीज़ समझ में आई बेटा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आई। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और देखो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं लिख के समझा रहा हूँ, ऐसे ही सेम आपको नोट्स बनाने हैं। मैं बहुत अच्छे से आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ, ये समझ लीजिएगा, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं आपके लिए, है ना। ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है।
और इसके बाद में यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जा रहा हूँ, और फिर जो बचा हुआ इस चैप्टर का पार्ट है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हो रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा हम बात करेंगे आगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। देखो बेटा, अगर हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करते हैं तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, मतलब समझो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो अभिकारक से उत्पाद बनेगा, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा साथ ही साथ वहाँ पर क्या होगा, कुछ ऊष्मा भी बनेगी, कुछ ऊर्जा भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन जैसे हम CH4 ले लेते हैं, मीथेन ले लेते हैं और उसका दहन कराते हैं, ठीक है, उसको जलाते हैं। तो जब जलाएंगे तो CO2 बनेगा, H2O बनेगा जो कि गैसेस फॉर्म में बनेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगी, कुछ ऊष्मा निकलेगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद में बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है बेटा। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा या फिर प्रकाश की आवश्यकता हो, मतलब कोई अभिकारक है और उसको तोड़ने के लिए अगर ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है या फिर प्रकाश की जरूरत पड़ रही है या विद्युत धारा की जरूरत पड़ रही है, यानी किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है, तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। जैसे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, ठीक। तो समझ गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ठीक। अब चलो आगे बात करते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है बेटा, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी या अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु का संक्षारण होता है। कैसे होता है समझो, मान लेते हैं कि एक लोहा है, यानी लोहे की कोई रॉड है या लोहे का दरवाजा है, ठीक, उसको आपने बरसात में या खुले छत के ऊपर रख दिया, छत के ऊपर रख लो या फिर कहीं ऐसी जगह रख दो जहां पर आर्द्रता हो यानी नमी हो। तो ऐसी जगह पर अगर आपको लोहे से बना हुआ कोई भी चीज़, चाहे वो दरवाजा हो या कोई रॉड हो, किसी चीज़ को रख देते होंगे तो वहाँ पर कुछ समय के बाद देखते होंगे कि लोहे के ऊपर कुछ हल्के से भूरे रंग की क्या होती है, एक परत, उसको ऐसे ऐसे घिसेंगे तो भूरे रंग की एक ब्राउन कलर की एक परत होती है जिसको बोलते हैं लोहे में जंग लग गई, है ना। और धीरे धीरे ये जब संक्षारण की प्रक्रिया होती है, यानी ये जो जंग लगती धीरे धीरे पूरे लोहे को गला देती है, तो इसी को बोलते हैं संक्षारण, ठीक। मतलब किसी भी धातु को अगर आप खुली जगह पे छोड़ दो, चाहे उसको ऐसी जगह पे छोड़ दो जहाँ पर आर्द्रता यानी नमी है, या फिर पानी में उसको डाल दो तब, या फिर उसको आप क्या कर सकते हो किसी अम्ल के संपर्क में रख दो, तो जब क्या होगा वो धातु धीरे धीरे खराब होने लगती है। इसी को बोलते हैं संक्षारण। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत, अगर चांदी को आप क्या कर देते हो किसी नमी युक्त जगह पे या आर्द्रता वाली जगह पे रख देते हो तो वहाँ पर क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कुछ टाइम के बाद कि जो चांदी होगी उस पर काले रंग की परत हो जाएगी। अगर तांबे की परत, तांबा की बात करते हैं, तांबे को आप नमी वाली जगह पर रख देगो तो तांबे के ऊपर आपको हरे रंग की एक परत देखने को मिल जाएगी। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, संक्षारण की। संक्षारण से बचने के उपाय क्या होते हैं, तो संक्षारण से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, है ना, गैल्वेनीकरण कर देते हैं। तो ये कई सारी विधियां होती हैं जिससे क्या होते हैं, हम संक्षारण की प्रक्रिया से धातुओं को बचा लेते हैं, है ना। आप पेंट देखा होगा ना, लोहे के जो दरवाजे होते हैं उनके ऊपर पेंट कर देते हैं ताकि जंग ना लगे, ऐसे ही तो करते हो। ग्रीस वगैरह लगा देते हैं ताकि जंग से बचाया जा सके, ठीक, समझ में आ गया। अब बात करेंगे विकृत गंधिता। तो देखो विकृत गंधिता होती क्या है, देखो आजकल आपने जितने भी खाने वाली चीज़ें देखी होगी, फूड आइटम देखे होगा, चाहे वो चिप्स हो जाएं या टेढ़े मेढ़े हो जाएं, जो भी 5-10 रुपए के पैकेट में देखा होगा बंद होके आते हैं, ठीक। तो उसमें देखा होगा एक गैस भरी होती है जो कि होती है नाइट्रोजन, और वो क्या करती है कि उस अंदर यानी उस पैकेट के रैपर के अंदर जो भी चीज़ होती है उसको खराब होने से बचाती है ना। 2-2 महीने 3-3 महीने तक मतलब एक उसके ऊपर वो लिखा होता है ना एक्सपायरी डेट कि ये 3 महीने तक खराब नहीं होगी, ये 4 महीने या 5 महीने या 6 महीने, जो भी एक्सपायरी लिखी होती है वो गैस उसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन भरी होती है, जिसकी वजह से उसको वहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं हो जाती है, उपचयन नहीं होता, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होती, ठीक।
पर क्या हो जाए, अगर उससे उस गैस को, नाइट्रोजन गैस को निकाल दिया जाए, तो जब वो फटेगी पॉलीथीन, तो वहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और ऑक्सीजन वहाँ पर जाएगी। तो जब ऑक्सीजन जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, उपचयन होगा, यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी, ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर रखी हुई जो वस्तु होगी, जो आपकी खाद्य सामग्री पैकेट में थी, वो खराब हो जाएगी। और खराब होने के साथ साथ क्या होता है कि उस चीज़ की, यानी जो चीज़ खराब हो रही है, उसका स्वाद भी बदल जाएगा और उसकी जो गंध होगी वो भी परिवर्तित हो जाएगी। इसी को हम विकृत गंधिता बोलते हैं। तो वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इस लेक्चर में हमने जो चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्लास 10th का, इस पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर में इतना ही है, अब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। सारी चीज़ें मैंने इस चैप्टर को बता दिया। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो गया। इससे बाहर इस चैप्टर में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। पूरा का पूरा ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो नोट्स बनवाए हैं आपको, वो नोट्स आप बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है और समझ लीजिएगा अच्छे से। और किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, है ना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो बहुत ही कम समय में मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको बता दिया, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, और इतना ही पढ़ के जाना है इस चैप्टर में। मैंने पूरा इस लेक्चर में चैप्टर कवर कर लिया है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।